हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अनिरुद्ध सिंह। और आज हम हमारी आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 2018 और 2021 का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो क्वेश्चन पेपर था उसके पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उन 2018 के 2021 के पेपर को सॉल्व करने के बाद हम एक और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसको लेके आज आपके सामने उपस्थित हुए। वो है आरएस 2016 का, आरएस 2016। इसके पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज हम आज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 के तहत हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए जानते हैं कौन से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको जो चार स्टेटमेंट दिए उसमें से जो गलत स्टेटमेंट है, जो गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है, उसको चूज करना है। तो व्हाट द ऑप्शन सेज, the Government of India Act 1990 came into force in 1921. That is a true statement, friends. Government of India Act 1921 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। 1919 में वो पास हुआ था, 21 के अंदर वो लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ था। ओके, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस एक्ट इज नॉन एज मॉले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फ्रेंड्स। मॉले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के तहत ये नहीं जाना चाहता 1919 का अधिनियम। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ 1919 1919 का जो अधिनियम है वो जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उन्नीस का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, ना कि मॉले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्यों? बिकॉज मॉन्टेग्यू एट द टाइम वाज द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो पोस्ट 1858 की 57 की क्रांति के बाद 1858 का जो एक्ट आया था उसमें क्रिएट की गई थी सेक्रेटरी इस पोस्ट। और चेम्सफोर्ड एट द टाइम वाज द वाइसरॉय। सेक्रेटरी वाज द मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसरॉय थे भारत के। इन दोनों ने 1919 के अधिनियम से पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको कहा जाता है मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, इन्हीं के नाम से निकल के आती है, मॉन्टेग्यू के नाम से मॉन्ट और चेम्सफोर्ड के नाम से फोर्ड। तो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट जो थी उसके बेसिस के ऊपर 1919 का जो एक्ट था वो पास किया गया था। 1919 के रिफॉर्म्स पास हुए थे। ठीक है, तो 1919 का जो अधिनियम है, एक्ट है, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, ना कि मॉले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। तो मॉले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से क्या जाना जाता है दोस्तों? 1919 का एक्ट। दे आर नॉन एज मॉले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉले कौन थे? सेक्रेटरी उस समय के। और मिंटो कौन थे? वाइसरॉय। जब ये एक्ट 1909 में लागू हुआ था। ओके, तो अंडरस्टैंड डिफरेंस। 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि सेक्रेटरी उसमें मॉन्टेग्यू थे, चेम्सफोर्ड थे, वाइसरॉय। और 1909 का अधिनियम मॉले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज मॉले वाज द सेक्रेटरी एंड मिंटो वाज, लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ दैट टाइम। ओके, चलिए तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तीसरे स्टेटमेंट देखते हैं, मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। And this act separated the central and provincial subjects. Yes, this statement also becomes correct because 1919 का जो एक्ट था उसके तहत सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, जो सवाल कह रहा है सेपरेट सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। यस, सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल दो भागों में डिवाइड किया गया था। सेंट्रल
एंड प्रोविंशियल। ठीक है, केंद्रीय और जो प्रांतीय सब्जेक्ट्स हैं, मतलब प्रांतों को अपनी थोड़ी स्वायत्ता दी गई थी, थोड़ी स्वायत्ता कि आप अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर खुद कानून बना सकते हो। बट प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। आरक्षित और हस्तांतरित, ये दो विषय के अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया। ये जो सब्जेक्ट थे रिजर्व सब्जेक्ट, वो गवर्नर के कंट्रोल में थे। ठीक है, गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से इन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेता। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे वो आपके मिनिस्टर्स के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको क्या कह सकते हैं, ऑटोनॉमी दी गई थी प्रोविंशियल्स को, और प्रोविंशियल में भी आपके मिनिस्टर्स को, बट बहुत ज्यादा कंट्रोल गवर्नर के पास था, मिनिस्टर्स के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं था। ओके, और इसी सिस्टम को क्या कहा गया था, डायरकी। This system of dividing the provincial subjects into two subjects like reserved and transferred is known as the डायरकी। ठीक है, दोहराई शासन पद्धति कह सकते हो आप, डायरकी। ओके, इस डायरकी उस समय कहां थी, प्रोविंसेस के अंदर। रिमेंबर दैट, डायरकी सेंटर में नहीं थी। कब, 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनमें डायरकी स्थापित की गई थी। बाद में 1935 के एक्ट में प्रोविंसेस से डायरेक्ट की हटा के कहां शिफ्ट कर दी गई, सेंटर में डायरेक्ट लगा दी गई, और प्रोविंसेस के अंदर कंप्लीट कंट्रोल दे दिया गया। ओके, तो रिमेंबर दैट 1919 का अधिनियम के अंदर सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिवाइड किया गया, तो प्रोविंशियल को फर्दर डिवाइड किया गया था रिजर्व और ट्रांसफर्ड के अंदर, और इसको क्या नाम दिया गया था, डायरकी। इसको इस नाम से जाना जाता है, डायरकी के नाम से। ओके, चलिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर था इसके तहत हो जाएगा 2, क्योंकि हमें इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन फॉर्म ऑप्शन था वो ढूंढना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, when were the fundamental duties incorporated in the constitution? Fundamental duties incorporated in the constitution, सवाल क्या पूछ रहा है, that means ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। आप जो ईयर्स देख रहे हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ईयर नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के अंदर आया था, तब फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं थे। दे वर इनकॉर्पोरेटेड लेटर इन द ईयर ऑफ 1976, 1976 के अंदर उनको संविधान में शामिल किया गया था। कब, बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान का हिस्सा बनाया गया। ओरिजिनल संविधान का हिस्सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट थिंक इट टू मेक इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उनको नहीं लगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो दे जस्ट लेफ्ट इट आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन 1976 उस समय कमेटी गठित हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। लुक एट द ईयर 1976, इट इज द ईयर व्हेन द नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज इन ऑपरेशन इन द कंट्री। ठीक है, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर, या आंतरिक जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उसके आधार पर देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल उस समय चल रहा था। ओके, 1976 के अंदर हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी। उस समय एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बेसिस के ऊपर, रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में शामिल की गई। ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज थी, 10 ड्यूटीज थी, लेकिन बाद में एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई थी। आपके 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपके 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, तो उनके माता पिता के ऊपर ये फंडामेंटल ड्यूटी दी गई कि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो अब टोटल कितनी ड्यूटीज है हमारे पास, 11 ड्यूटीज है। ओरिजिनली 10 थी, बाद में एक ऐड कर दी गई, और अब 11 ड्यूटीज है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, दे आर नॉन जस्टिशिएबल। कपल ऑफ थिंग्स अबाउट ड्यूटीज, नॉन जस्टिशिएबल। अगर कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट में जाकर उनको लागू करवा सकता है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन होता है तो इट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द कोर्ट्स। ओके,
तो आंसर इज 1976 42nd अमेंडमेंट। लास्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज। अब ये जो सवाल दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग द 2016 पेपर, हम आरएस का 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अब 2016 के हिसाब से दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, 2016 के जो पेपर आया था आरएस का, उस हिसाब से क्वेश्चन सही है और इसका आंसर होगा 5 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। ओके, जब ये पेपर बना था तब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्योर हुआ करता था वो यही होता था 5 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। या तो 5 साल रहे वो अपने पद के ऊपर, या उनकी उम्र 65 साल की हो जाए। भले वो 2 साल रहे 3 साल रहे, डजंट मैटर, अगर वो 65 साल के हो जाते हैं तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, ये था। बट इन 2019 इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया ताकि आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं 2019 के एक्ट में, उसको आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। 2019 के अंदर आरटीआई एक्ट में चेंज किए गए थे और सीआईसी का जो टेन्योर था उसको भी चेंज किया गया था। सीआईसी का टेन्योर क्या कर दिया गया, 65 साल की एज तो रही, लेकिन 5 साल की एज को खत्म कर दिया गया। ओके, उसके लिए क्या कहा गया 5 साल की जगह, टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 5 साल फिक्स नहीं है, अब ही विल बी इन द ऑफिस फॉर द टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टेन्योर, जो टर्म उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी उस टर्म के लिए वहां रहेंगे और टिल द एज ऑफ 65 इयर्स। ठीक है, वो टर्म 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, 6 साल भी हो सकती है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे कितने टर्म के लिए रहेंगे, या फिर जब तक उनकी ये 65 इयर्स नहीं हो जाती, जब भी गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है। ठीक है, तो ये टेन्योर 5 साल का जो टेन्योर था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था आरटीआई की। अब सीआईसी के बारे में जान लेते हैं, सीआईसी कैसे स्थापित हुआ था। सीआईसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005, आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसका एक वीडियो पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रिंसिपल सर्विसेज की वीडियोस में। तो 2005 के अंदर आरटीआई एक्ट पारित हुआ था। उस आरटीआई एक्ट के तहत हर व्यक्ति को सूचना मांगने का अधिकार दिया गया था, और अगर उसको सूचना मांगने में कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम सच एज इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है, या इंफॉर्मेशन देने के लिए जो फीस चार्ज की गई है दैट फीस इज हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, और द इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन गिवन इन फिक्स्ड टाइम पीरियड और डिटरमाइंड टाइम पीरियड, और द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन गिवन इज इनकम्प्लीट। तो whatever the complaints that person individual has with regard to the obtaining of information, so that person can go further and complain about the complaint regarding the obtaining of information। जो भी complaints उसको मिली है उसके रिगार्डिंग वो जो भी कमियां उसको मिली है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में, उसकी शिकायत कर सकता है वो व्यक्ति। और शिकायत कहां करेगा, उसी के लिए पद बनाया गया था सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, सीआईसीएन आईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अदर इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, प्रेजेंट के अंदर 6, नॉट मोर देन 6 इंफॉर्मेशन कमीशन, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमीशन होने चाहिए। ठीक है, 10 इंफॉर्मेशन कमीशन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो प्रेजेंट के अंदर 6 के आसपास काम कर रहे हैं, 5-6 के आसपास। तो सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमीशन की पोस्ट किस लिए बनाई गई थी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में जो भी शिकायत होती है किसी इंडिविजुअल को, तो उस इंडिविजुअल की शिकायत को दूर करने के लिए, शिकायत को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, सीआईसी का पद बनाया गया था। ओके, और जो रेस्पॉन्सिबल है उस ऑब्टेन इंफॉर्मेशन देने के अंदर कमी रखने में, जो व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो भी है, उसके ऊपर भी फाइन लगाया जा सकता है इस सेंस में। ओके, तो आरटीआई के तहत सीआईसी का पद बनाया गया था ताकि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन अच्छे तरीके से हो जनता के बीच में। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपको 2016 के पॉलिटी क्वेश्चन पेपर के सेकंड पार्ट में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।